मित्रों, आज सभी का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में मनपूर्वक स्वागत है। आज 30 दिसंबर का दिन है। हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन 1943 में बंगाल की भूमि के सुपुत्र और देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराने का काम किया था। तो एक प्रकार से हमारे आजादी के संग्राम का ये बहुत महत्वपूर्ण मकाम था। और इसके कई साल बाद, 8 दशक बाद, आज 30 दिसंबर को जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकार है, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिद्धांतों के अंदर किया है। मित्रों, आज जब मैं कह रहा हूं कि इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई। और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की। और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले
सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थाना क्या कर रहा है, क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता, क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता, क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ये जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। घुसपैठ के अलावे भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं कि मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। अब क्या ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है? बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष जेल में जाते हैं, फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं, शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं, कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं, और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया, हो रहा है। आप आंख मूंद लिए ही हो भ्रष्टाचार के लिए, मगर बंगाल की जनता अपनी आंख बंद कर कर नहीं बैठी है। गरीब बंगाल की जनता के अधिकार का पैसा आपकी कैडर की भेंट चढ़ रहा है, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे? मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, साउथ कॉलेज लॉ कॉलेज का मामला हो, हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी है। वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम इन निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब
मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। यहां तक इंतहा कर दी, यहां तक कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर चर्चा होती है। बंकिम बाबू ने रचे हुए वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जो गीत पूरे हमारे आजादी के आंदोलन का प्रेरणा गीत बना, वो वंदे मातरम की चर्चा का तृणमूल कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि उनकी वोट बैंक इससे नाराज हो रही है। ये बंगाल की जनता कभी सहन नहीं करेगी। एक जमाना था मित्रों कि भारत के जीडीपी में बंगाल का योगदान 10.5% था और तीसरे नंबर पर था। जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हमारा बंगाल तीसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर से सरक कर ये 49 साल में वो 22वें नंबर पर आ गया। अब नीचे कोई जगह ही नहीं बची। बंगाल का इतना आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ है। ये कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ममता जी, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। हर प्रकार के उद्योग की शुरुआत एक जमाने में इस सुजलाम सुफलाम भूमि से हुआ था और इसी के आधार पर सोनार बांग्ला की परिकल्पना की जाती थी। वो बंगाल में आज भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण सारी इंडस्ट्री वापिस जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में उनको अपनी वोट बैंक गंवाने का डर है। पीएम किसान देरी से लागू किया, बंगाल के किसानों का 10,000 करोड़ रुपया चला गया। आयुष्मान भारत आज तक लागू नहीं किया और बहुत आयुष्मान भारत से बहुत एक प्रकार से कमियां वाली स्वास्थ्य साथी की स्कीम लागू की है। मुझे बताइए, कोई बंगाल का नागरिक भारत में कहीं जाता है और बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य साथी स्कीम उसको बाहर के अस्पताल में इलाज करवा पाएगी क्या? नहीं करवा पाएगी। क्या गुनाह किया है बंगाल के गरीबों ने? देश भर के गरीबों को 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की गारंटी मिल रही है। अरे कई राज्यों ने किया कि केंद्र 5 लाख दे रहा है, उन्होंने और 5 लाख जोड़ दिए। आप केंद्र के 5 लाख इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी से आपको डर है। डर तो ठीक ही है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मगर इसके कारण गरीबों का आप नुकसान कर रही हो। वो बंगाल के गरीब जरूर। हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति, पूरा देश ऐसी आशा करता था कि यहां से कम्युनिस्ट जाने के बाद हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति समाप्त हो जाएगी, मगर हुआ उल्टा। इन्होंने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहला दिया। मित्रों, अब तक 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। 21 के चुनाव के बाद लगभग 3000 कार्यकर्ता विस्थापित बनकर आज भी अपने गांव में नहीं लौटे हैं। उनको दबाव बनाया जाता है कि आप तृणमूल का झंडा उठाओ तभी गांवों को रहने देंगे। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? कोई व्यक्ति अपने किसी राजनीतिक दल में काम करना है, वो स्वतंत्र रूप से तय नहीं कर पाएगा? वो ममता जी मुख्यमंत्री की चैम्बर से तय करेगी क्या? ममता जी, जितना भी प्रताड़ना करना हो करो, बंगाल की जनता अब तय कर कर बैठी है। इन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को हर तरह से प्रताड़ित किया, यहां तक कि महिलाओं पर बलात्कार भी किए गए। मैं अपना रिपोर्ट नहीं दे रहा हूं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रिपोर्ट है। इसका भी जवाब ममता जी को देना पड़ेगा। ममता जी ने
सारी संवैधानिक औचित्य को समाप्त कर दिया। किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कई राज्यों में हमारी सरकार नहीं, कहीं ऐसा व्यवहार नहीं होता। वंदे भारत ट्रेन देने प्रधानमंत्री आते हैं, ममता जी स्टेज पर नहीं जाती है। कई प्रकार के भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने हुए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने हुए भारत सरकार के डीओपीटी के रूल्स ये तोड़ देती है, मरोड़ देती है। डीजीपी और मुख्य सचिवों की अपॉइंटमेंट में मनमानी करती है। रिटायर्ड होने के बाद सलाहकार बनाकर प्रॉक्सी डीजीपी और प्रॉक्सी सीएस बैठाने का काम करती है। ये 34 साल कम्युनिस्टों का शासन और 15 साल टीएमसी का शासन, ये केंद्र विरोधी मानसिकता बंगाल की जनता में खड़ा कर हमारी संविधान की स्पिरिट थी, उस स्पिरिट का कंप्लीट इन्होंने अनादर करने का काम किया है। ममता बनर्जी के शासन में सिंडिकेट, तोलबाजी, कट मनी, न केवल वो सिस्टम को बढ़ावा दिया है, यहाँ कमाई करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है, भाईपो को है, और किसी को कमाई करने का अधिकार नहीं है। सब में हिस्सेदारी देनी पड़ती है। बंगाल एक जमाने में सब बात में सबसे पहले था। सबसे पहला मोटर कारखाना पश्चिम बंगाल में लगा। सबसे पहला पावर प्लांट 1887 में बंगाल में लगा। सबसे पहली कोयलरी बंगाल में आई। सबसे पहला स्टील प्लांट बंगाल में लगा। देश की सबसे पहली हाई राइज बिल्डिंग बंगाल में बनी। देश की सबसे पहली जूट मिल बंगाल में बनी। देश की पहली मेट्रो ट्रेन बंगाल में आई। एक ही शहर में 2 पोर्ट एक ही जगह है, बंगाल में है। और देश की सबसे पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी बंगाल में बनी। और विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी, जिसने भारतीय शिक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारा, वो भी बंगाल में बनी। मगर ममता जी, आप गौरव मत करिएगा, इसमें से कुछ आपके समय में नहीं हुआ है। ये जो करने वाले थे, उनके पूरे रिदम को, इनकी लय को, बंगाल की विकास की गति को तोड़ने का आप काम करें। बंगाल आज इंडस्ट्रियल रूप से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है, और ये आपके शासन में ही हुआ है। आधा अधूरा तो कम्युनिस्ट बेचारे कर गए थे, आपने तो पूरा ही समाप्त कर दिया। सिंडिकेट राज, तालेबाजी, शत्रुतापूर्ण माहौल, इसके कारण 2011 से 25 के बीच में 7000 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर बंगाल के बाहर चली गई। और मित्रों, ये बहुत बड़ा सेटबैक बंगाल के आर्थिक विकास के लिए है। मित्रों, बंगाल स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चट्टोपाध्याय, महर्षि अरविंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कवि गुरु टैगोर जैसे महापुरुषों की धरती है। यही धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर शहीद खुदीराम बोस, वाघा जतीन, रविंद्रनाथ सन्याय, रास बिहारी बोस, मास्टर सुरेशन, प्रफुल्ल चाकी, वीणा दास, कल्पना दत्त, ये सभी ने देश की आज़ादी के लिए आह्लेख जगाया था। यहीं पर कई सारे फिल्मकार मिले, संगीतकार मिले, चित्रकार मिले। इस भूमि ने कई सारे दुनिया को प्रभावित करने वाले संत भी दिए। वो बंगाल आज ऐसे कगार पर पहुंच गया है कि अगर एक घुसपैठ की बयार रोकी नहीं गई तो बंगाल का अस्तित्व भी खतरे में है। ऐसा स्पष्ट रूप से समाज जीवन को जानने वाले सभी लोग मानते हैं। और अंत में मैं बंगाल की जनता को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि बंगाल के अस्तित्व पर तो घुसपैठिया संकट है ही है, बंगाल की संस्कृति पर एक घुसपैठिया संकट है ही है, परंतु अब ये संकट केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा है, पूरे देश तक ये संकट आगे बढ़ गया है। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया,
34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है, अब इससे नीचे कोई जगह नहीं बची है। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई वो राज्य बीमारू राज्यों में से समृद्ध राज्य बनने की कगार में आगे बढ़े हैं। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हो रहा है। पूरे देश में भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत की भाषाएं मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, फल फूल रही है। बंगाल की जनता को मैं विनती करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम कवि गुरु की कल्पना का, विवेकानंद की कल्पना का, बंकिम बाबू की कल्पना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे और निश्चित रूप से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो फिर से एक बार समग्र बंगाल की जनता को करबद्ध निवेदन में करना चाहता हूं कि बंगाल में हमें पूर्ण बहुमत दीजिए। बंगाल और पूरी भारत को सुरक्षित करने के लिए ये चुनाव में बाकी सारी चीजें छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करिए। धन्यवाद। कौन बोलते जाओ नाम भाई? आनंद कोई जल्दबाजी मत करना, मैं समय लेकर आया हूं, आराम से बात करूंगा। राजू चक्रवर्ती वर्तमान। चलो भाई दूसरे कोई खड़े हो जाओ। गृहमंत्री जी नमस्कार, राजू चक्रवर्ती वर्तमान। मेरा दो प्रश्न है। एक करो। अच्छा, 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? Amit ji, there is anxiety among the Motua communities regarding the papers and documents to be produced in the SIR process. And would you like to consider anything so that they can get rid of their anxiety? मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। अमित जी, दिस इज अत्री मित्र फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। पिछले कई इलेक्शन में हम लोग देखे हैं कि योर ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ड टू डोमिनेट in the day of election with TMC. So is your organization is ready for now in 2020? आपने ध्यान से नहीं देखा है। मैंने इसीलिए पहले भाजपा की विकास यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा बनाई। हम 3 सीट पर थे, 77 पर पहुंचे हैं और 77 से अब एज अ मुख्य विरोध पक्ष हमारा अधिकार है कि विफल सरकार को उखाड़कर हमें जनता शासन देगी। हम 77 सीट पर ऐसे नहीं पहुंच सकते, 18 सीटें ऐसे नहीं जीत सकते हैं। हमारा काम बूथ तक पहुंच चुका है, इसी के कारण हमें सफलता मिली है। प्रसेनजीत बख्शी, दूरदर्शन। आप विकास की बात कर रहे थे। हम अलग अलग शहर में जब मेट्रो की बात करते हैं तो हम मेट्रो की सूचना, घोषणा देखते हैं और बाद में 2-3 महीने बाद मेट्रो चढ़ते हैं। लेकिन कोलकाता में हम देखते हैं कि हम बचपन से मेट्रो का काम चलते रहते हैं और खास तौर से मैं जब ऑफिस जाता हूं देखता रहता हूं कि एक जगह है जहां पे मेट्रो का काम आधा अधूरा पिछले कई सालों से है और 2-3 बार हाईकोर्ट का इंटरवेंशन के बावजूद भी वो काम हो नहीं पा रहा है और इसीलिए कई सारे जो
यात्री है काफी उसका दिक्कत हो रही है। तो ये जो इस यहाँ पे विकास का काम इस तरह से केंद्र और प्रदेश की खींचतानी में रुकावट देखते हैं, इसमें कैसे इसका इलाज किया जाता है? बैठ जाइए। देखिए, भारत सरकार पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रही है। अगर भारत सरकार का पक्षपाती कामकाज का तरीका होता तो वो तमिलनाडु को भी अप्लाई हो सकता था, तेलंगाना को भी अप्लाई हो सकता था और हर राज्य को अप्लाई हो सकता था। सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ बंगाल में तकलीफ क्यों आ रही है? क्योंकि मेट्रो हवा में नहीं चल सकता, भूमि चाहिए। भूमि पर जो एंक्रोचमेंट है वो खाली कराने का काम राज्य सरकार का है। यहां भारत सरकार जो भी योजना लाए इसका विरोध करना, ये मानसिकता से सरकार चल रही है, जो बंगाल का भी भला नहीं कर रही है, देश का भी भला कर रही है। क्यों तमिलनाडु की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? क्यों तेलंगाना की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? यूपी में लखनऊ में मेट्रो तब लगी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा तो आपसे आग्रह है, इतने अभ्यासु पत्रकार हो, कुछ पत्रकारों का संघ बनाकर इसके डेप्थ में जाकर व्हाइट पेपर बाहर निकालो कि सारी योजनाएं क्यों अटक गई है, तो आपको मूल कारण मालूम पड़ जाएगा। एबीपी। अमित जी, अभी आपने वंदे मातरम की चर्चा का जिक्र किया, लेकिन उसके साथ में जो है एक चर्चा और हुई थी, जी राम जी जो अभी जो कानून की शक्ल ले चुका है, उस दौरान भी जो है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार ये कहते रहे कि सरकार, केंद्र सरकार से फंड ही नहीं आता तो हम विकास कैसे करें, वो फंड रोकना और उसका विरोध किया। देखिए भाई, इनके विरोध को अब देश में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगर कोई एक स्टेटमेंट भारत सरकार करेगी कि भारत देश कोई भी क्षेत्र में सबसे पहले आएगा तो भी ये विरोध करेंगे। विरोध उनका स्वभाव हो चुका है। इनके विरोध को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, ना जमीन पर इसका कोई विरोध का असर दिख रहा है। लोहिया, एनडीटीवी। गृहमंत्री जी नमस्कार। पहला सवाल यह है कि कई ऐसी केंद्र की स्कीम्स आती हैं जिनको बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि केंद्र कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई बंगाल में तो जो तृणमूल कांग्रेस की कल्याणकारी स्कीम्स हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं बंगाल की जनता को यह अपप्रचार चल रहा है, इससे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अभी की जो सरकार जो स्कीमों के नाम से जो कुछ भी चला रही है, एक भी स्कीम बंद नहीं होगा। और हमारे घोषणा पत्र में हम जितने भी स्कीमें करेंगे उसको जमीन पर उतारेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, देश भर में है। उज्जवल राय, एएनआई। सर, आपने सबसे पहले ही घुसपैठियों की बात की है, जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए भी है, और खासकर पश्चिम बंगाल जिस तरह से बांग्लादेश का अभी मौजूदा हालात है उसको देखते हुए। लेकिन जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये विरोधाभास तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है
इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। 26 के चुनाव से पहले ही बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई है। आपको पता होगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का। एक मिनट, मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। निर्माण से बंगाल और भारत में शांति का माहौल बिगड़ सकता है। देखिए, चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा, मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि आज ममता बनर्जी लगातार 2 दिनों से का एक अपना स्वभाव है, लेकिन उनपे जो है तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है और लगातार वो पहले भी मंदिर एक बनवाई है अभी उड़ीसा के तर्ज पे, और दूसरा एक और घोषणा उन्होंने कर दिया महाकाल मंदिर बनाने का। तो चुनाव की दृष्टि से क्या आपको लगता है कि इसका मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाते ही इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। अमित जी, एक सवाल बार बार एक नैरेटिव फैला जाता है टीएमसी और लेफ्ट के तरफ से कि बंगाल में जितना भी काम कर ले बीजेपी कार्यकर्ता, ऊपर कुछ सेटिंग वगैरह है तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जीतना नहीं चाहते। आज पूछता है बंगाल, जवाब चाहे बांग्ला, आप लोग बंगाल को जीतना चाहते हैं? कितना सीरियस है सेंट्रल बीजेपी? देखिए भाई, मैं यहां आकर प्रेस कर रहा हूं। मोदी जी अभी थोड़े दिन पहले सभा करने के लिए आने के लिए निकले थे, जा नहीं पाए। अब ममता बनर्जी कह रही कि हम उनके साथ हैं। अगर उनको ये भ्रांति फैलानी है तो फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घुसपैठियों को आश्रय देने वाले के साथ नहीं रह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। जी, मैं यहाँ। ये अभी आप कह रहे थे कि 3000 जो हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं घर छोड़कर भागना पड़ा उनको इलेक्शन के कारण, 300 की हत्या भी हुई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा अगर मतलब लोग जा ही नहीं पाएंगे बूथ पर? तो देखिए, ऐसी ही नीतियां अपनाई थी कम्युनिस्टों ने, मगर सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? ऐसी ही नीतियां अपनाई थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता जब तय कर सकती है, कर लेती है, किसी भी तानाशाह का कुछ नहीं चलता। CNN News 18. So there has been a huge attack by the Trinamool leaders that the election commission is BJP commission. That's what they say, and whatever deletion is taking place, that is at the behest of BJP. So how do you react to that, sir? देखिए, ममता जी के पास से और कोई अपेक्षा रख नहीं सकते। उनके खिलाफ जजमेंट आएगा तो जुडिशरी बीजेपी की है, इलेक्शन कमीशन घुसपैठिया हटाएगा, एसआईआर लाएगा तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का है। वो हारने के बाद शायद ऐसा कही कि मेरे कार्यकर्ता ही बीजेपी में चले गए। मैंने नहीं कहा भैया, ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, आए ही है।
तृणमूल को कम, अरे सुनिए ना, सुनिए, समझ गए मैं आपका सवाल। तृणमूल को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि तृणमूल अपने अव्यवस्थाओं के कारण, अपने कामों के कारण जनता के बीच में कमजोर हो चुकी है। बांग्ला। अमित जी नमस्ते। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हम जानते हैं हमारा देश का काफी कड़ा एक आइन है, जिस आइन के दौरान अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल चला गया, हेमंत सोरेन जेल चला गया। लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल में ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट दिया है, एक कंपनी है लीप्स एंड बाउंड्स जिसका 150 करोड़ रुपया सीज्ड हुआ है, लेकिन उसका मालिक अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। उसका नाम है अभिषेक बैनर्जी, एमसीएमपी, आप जानती है। इसीलिए सेटिंग्स वगैरह ये जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, इसीलिए सेटिंग्स वगैरह ये हवा उठ रहे हैं, नैरेटिव्स उठ रहे हैं। बीजेपी का जो लोअर लेवल का नेता भी है वो भी पूछ रहे हैं कि क्यों अभिषेक बैनर्जी अरेस्ट नहीं हुआ, उसका कंपनी का 150 करोड़ रुपया सीज्ड हुआ फिर भी अरेस्ट नहीं हुआ। बीजेपी के लोअर लेवल के नेता का मुझ पर छोड़ दीजिए, बाकी भारतीय जनता पार्टी किसी भी एजेंसी के काम में दखल नहीं देती है। एजेंसी जो न्यायिक काम होगा वो जरूर करेगी, किसी से डरेगी भी नहीं, किसी को बचाएगी भी नहीं। G24। बंगाल आते हैं, अब तक एक टारगेट देते हैं बीजेपी लीडर और सभी को, तो इस साल 26 के चुनाव के पहले अब सुने नहीं, मैं कहा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, तो टारगेट हो ही गया। चलिए धन्यवाद। अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं।